हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक से, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड की है। तो आज हम जो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं उन टॉपिक्स को मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या है। फर्स्ट है आपातकाल के प्रमुख कारक, जिसमें आएंगे आर्थिक कारक, छात्र आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, रेल हड़ताल और न्यायपालिका के संघर्ष। सेकंड हमारा पॉइंट है आपातकाल की घोषणा। थर्ड है आपातकाल के परिणाम एंड फोर्थ इज आपातकाल पर बहस पक्ष विपक्ष। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आज हम क्लियर करेंगे और जो बाकी पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती है। गाइस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये डेट मेंशन की हुई है कि 25 जून 1975 से 18 माह तक जो है क्या लगा रहा था, आपातकाल लगा रहा था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपातकाल की समय विधि क्या थी, समय अवधि क्या थी, तो आप लोग यहाँ ये डेट मेंशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है आपातकाल कब से कब तक लागू हुआ था और कब तक ये रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपातकाल के प्रमुख कारक क्या थे। जो आपातकाल लगी थी तो उसके प्रमुख कारक क्या थे। उसका प्रमुख कारक था आर्थिक कारक, हम पहले पढ़ेंगे। तो जो आर्थिक कारक हुआ उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ बढ़ा था। अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देनी बंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ने के कारण जो चीजें की कीमतें थी वो भी बढ़ गई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसमें तेल की कीमतें तो बढ़ रही थी और जो कई चीजें थी जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं उन सब की कीमत भी बढ़ रही थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। तो ये कुछ आर्थिक कारक हुए थे आपातकाल के दौरान। तो क्या क्या हुआ था, जो गरीबी हटाओ का नारा था वो कुछ खास काम नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, चीजों की जो प्रोडक्ट्स के दाम है वो बढ़ रहे थे और जो हमारा औद्योगिक विकास है वो कम हो रहा था। तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गरीबी तो हट ही नहीं रही थी, महंगाई बढ़ रही थी इस वजह से। ठीक है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र आंदोलन। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। अब ये छात्र आंदोलन कब हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस वजह से? खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की वजह से, क्योंकि हर चीज की कीमतें बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इसके खिलाफ जनवरी 1974 में एक आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गुजरात के छात्रों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हुआ था मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया। पहला कहाँ हुआ था? गुजरात में, अब हुआ बिहार में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया। जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने इस आंदोलन को किस नेतृत्व से? 2 शर्तों के नेतृत्व से स्वीकार किया। तो वो 2 नेतृत्व क्या थे उनके? पहला था आंदोलन अहिंसक रहेगा और दूसरा था ये बिहार तक ही सीमित रहेगा, अपितु राष्ट्रव्यापी नहीं होगा। तो पहला क्या था कि ये जो आंदोलन ये छात्रों द्वारा जो हो रहे हैं वो अहिंसक रहेगा, हिंसा नहीं होगी इसमें। और दूसरा कि ये सिर्फ बिहार तक रहेगा, सिर्फ बिहार में आप लोग आंदोलन करो, पूरे राष्ट्र में नहीं करो। ठीक है, नेक्स्ट इज जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन में संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। तो इंदिरा गांधी ने जो जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन में संसद मार्च का नेतृत्व किया था, मतलब उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या कहता है कि ये इनके विरोध में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी आंदोलन क्या था? ठीक है, इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी थी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया।
1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था, जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में माना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूं नक्सलवादी होता क्या है, नक्सलवादी आंदोलन क्या था। तो नक्सलवादी आंदोलन वो था जो पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग जिला था, वहां के कुछ इलाके ऐसे थे जो नक्सलवादी थे। वहां के किसानों ने एक हिंसक विद्रोह किया था जिसे नक्सलवादी आंदोलन माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है गाइस, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। कौन सी रणनीति अपनाई? गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। ठीक है, नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। अब जो नक्सलवादी थे उनका जो आंदोलन क्या था, उन्होंने हिंसक वाली नीति अपनाई थी, अहिंसक नहीं अहिंसक वाली नीति अपनाई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो धनी भूस्वामी थे, अमीर भूस्वामी थे, उनसे बलपूर्वक उनकी जमीनें छीनकर गरीब लोगों में और जिनके पास जमीनें नहीं थी उन लोगों को दी थी, उन लोगों की मदद की थी, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। आज के समय में भी यहाँ पे दिया हुआ, आज के समय में भी 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। ठीक है, इनकी मांगे निम्नलिखित है। अब किन की मांगे, नक्सलवादी जो आंदोलन है उनकी क्या क्या मांगे वो अब हम पढ़ेंगे। पहली मांग है उनकी, इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा मिले। ठीक है, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाए। तो उनकी मांग क्या है, उन लोगों की मांग ये है कि जो उपज होती है उसमें उन लोगों को हिस्सा दिया जाए, जो पट्टेदारी होती है उसमें उनकी अवधि को सुनिश्चित किया जाए और उचित उनको मजदूरी दी जाए। ठीक है, तो मतलब एक मैं आपको कहूँ वो एक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है ना। अब दूसरी है जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों की मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जबरन उनसे मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, जो बाहरी लोग जो हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और सूदखोर द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए, इससे उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये सब उनकी मांगे हैं। अब हम पढ़ेंगे रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। ठीक है, तो जॉन फर्नांडिस के नेतृत्व में क्या किया गया था, हड़ताल की गई थी ताकि जो रेल के कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया जाए, ये सब। तो उनकी हड़ताल की गई थी, रेल हड़ताल हुई थी। ये सरकार में हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगे स्वीकार नहीं की। तो जो सरकार थी उन्होंने इनकी हड़ताल को क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और उनकी मांगे स्वीकार नहीं की थी। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। अब जाहिर सी बात है, अब जब रेलवे कर्मचारी थे उनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी, जो आम आदमी थे उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, तो इन सब से क्या हुआ, जो मजदूर थे, रेलवे कर्मचारी थे और सरकार के बीच असंतोष पैदा हो गया था। फिफ्थ इज न्यायपालिका के संघर्ष। तो न्यायपालिका के संघर्ष क्या था, अब हम वो पढ़ेंगे। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में छूट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ठीक है, सरकार ने जे.एम. शेल्ट के एस. हेगड़े तथा ए.एन. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके ए.एन. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवाया। ठीक है, सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी थी। जब सरकार किसी चीज पर प्रतिबंध लगाती है या कुछ करती है तो उससे न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी थी इस चीज पर, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, जो लोग मौलिक अधिकार थे उसमें कटौती कर दी थी। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान के मौलिक अधिकारों में कटौती की जाएगी, उसको काटे जाएंगे, तो एक इंसान सोचेगा ना कि ये सरकार तो हमारे साथ गलत करी, तो वो अपने हित के बारे में सोचेगा, अपने अधिकारों के बारे में सोचेगा। तो यहाँ वही दिया गया है कि सरकार ने इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लगी थी, जिससे सरकार और आम आदमियों के बीच एक फासला बढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल ने
जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो जो लोकसभा चुनाव हुए थे 1971 में, वो असंवैधानिक घोषित कर दिया था। किसने? इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल ने। कब किया था? 12 जून 1975 को। ठीक है, तो 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेगी। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने उच्च न्यायालय के फैसले को क्या किया था? स्थगनादेश किया था कि इसको थोड़ा सा स्थगित कर देते हैं। और क्या अपील की थी कि जो इंदिरा गांधी वो सांसद बनी रहेंगी, बट मंत्रिमंडल में जो बैठकें होती हैं उसमें भाग नहीं लेंगी। ठीक है, अब 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। तो 25 जून 1975 को क्या हुआ था? इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई थी। कहां पर? रामलीला मैदान में। ठीक है, ये क्यों की गई थी? क्योंकि उन्होंने आपातकाल लगाया था, जो कि लोगों के अधिकारों के हनन था। ठीक है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, इस वजह से उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करें। तो जेपी ने क्या किया? जो सेना है, पुलिस है और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया, मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एक रिक्वेस्ट की कि वो जो सरकार है उसके अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करें, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। अब 25 जून 1975 की जो आधी रात थी, मतलब मध्य रात में प्रधानमंत्री ने क्या किया? 352 के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपातकाल के परिणाम। जो आपातकाल लगी थी उसके परिणाम क्या हुए भारत में? विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जो पक्ष में थे नेता उनको तो कुछ नहीं, बट जो विपक्ष में नेता थे आपातकाल के, उन लोगों को क्या किया था? जेल में डाल दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक कर दिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था, तो यहाँ पे वही सब दिया गया कि किस तरीके से उन्होंने आपातकाल लागू किया और उससे क्या परिणाम हुए थे। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटस मेन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था, वे उनकी खाली जगह में छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया था। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को लौटा दी थी। तो ये सब कारक हुए थे। ठीक है, 92 संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना तथा विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना। तो बहुत सी गलत चीजें की गई थी कि जो कार्यकाल होता है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर देना। तो ये सब उन्होंने किया था। अब आपातकाल पर जो बहस हुई थी, अब हम पढ़ेंगे एक पक्ष और विपक्ष। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज हम रखते हैं तो उसका एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, कोई साथी होते हैं, कोई साथ नहीं देते। तो अब हम देखेंगे पक्ष में क्या हुआ था और विपक्ष क्या कह रहा था। आपातकाल पर बहस। पक्ष: बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र बाधित होता है। तो पक्ष क्या कह रहे थे? जो बार बार धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, उससे क्या होता है? सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र बाधित होता है। सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चन पैदा करना, भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया था। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो उनके इस कदम को किसने सपोर्ट किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, अब हम देखते हैं विपक्ष कि विपक्ष का क्या कहना था। विपक्ष कह रहा था कि लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। तो हमारे भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, मतलब जनता का राज, जनता जो चाहे उसका फैसला होता है। तो लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार है, बट यह अधिकार उनसे छीना जा रहा था उस टाइम पर।
विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के हेतु किया जा रहा है। ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं उनका जो दुरुपयोग किया जा रहा है अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो ये सब विपक्ष का कहना था। ठीक है गाइस, तो ये कुछ हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में। आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 या 4 नंबर में इसके क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। इसका पार्ट 2 जरूर देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने उसमें क्लियर किए हुए हैं। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और गाइज कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो वो भी कर दीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो जो भी डालूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।